Ready? Yes, sir, please. And warmly welcome you all from the bottom of my heart. Now, I would like to call Dr. Abu Badal Khan to present a call to the chief guest, Dr. Ahmed Khan. Zahir, फोटो लेना। Again, I will call to Dr. Abu Badal Khan for the dais for welcome of guests. Zahir, फोटो। Good morning. Happy Republic Day. 73rd Happy Republic Day. So all of you know why we celebrate this Republic Day. I think all must be knowing. Can I take it in hand? Amir? Can I take it in hand? Yes. While we celebrate Republic Day, we celebrate Republic Day as our Constitution was framed and came into effect on this day. Okay. So today I will tell you something about our Constitution. ये तो आपको मालूम है कि हमारा जो कंट्री है वो कब फ्री हुआ, कब इंडिपेंडेंट हुआ, उसका एक लंबा फ्रीडम स्ट्रगल है। बहुत सारे उसमें फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, जंगे आज़ादी के मुजाहिद हैं और कई कौमों और कई मिल्लतों की मजमूई कोशिश और जो कलेक्टिव एफर्ट है उसके नतीजे में ये क्या मिली, हमें आज़ादी मिली। जो हमारी आज़ादी की जो तहरीक है या उसका जो आंदोलन है स्वतंत्रता का, वो लगभग 200 सालों पर फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं आज़ादी की तहरीक, आज़ादी के मतवालों पर न बोलकर थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पर बोलूंगा, जिसको हम कहते हैं संविधान या जिसको हम कहते हैं आईन। वो कैसे बना, क्यों बना, कितने टाइम में बना, बनाने वाले कौन थे, उस पर थोड़ी रोशनी डालूंगा। तो हम सबको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया के किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा, इतना डिटेल्ड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए उससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई।
और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस असेंबली के मेंबर थे आपके 389 इसके मेंबर्स थे। और उसके बाद इसकी 11 टोटल सेशन हुए। इसके बनने में 2 years 11 months 18 days लगे। लेकिन इसकी मेंबर्स तो हालांकि 389 थे, लेकिन जब दो डोमिनियन की बात आई, यानी इंडिया अलग हुआ और पाकिस्तान अलग हुआ, तो इसके मेंबर कम होकर 299 रह गए, यानी तकरीबन 1/3 पार्ट जो था वो उधर चला गया। वो कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। इस असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी कम्युनिटी, सभी रिलीजन, सभी स्टेट के लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें सिर्फ 7 लोग थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में सिर्फ 7 लोग थे और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बाबा साहेब अम्बेडकर, जो जिन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं। उनके साथ के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यंगर, खेतान एन मित्र, ये 7 लोग थे। अजीब बात यह है कि इनमें से एक आदमी ने रिजाइन किया तो दूसरा जो है उसकी जगह पर अपॉइंट कर लिया गया। एक आदमी बेचारा इसी दौरान गुजर गया। एक साहब विदेश में रहते थे, एक साहब साउथ इंडिया में रहते थे। कुल मिलाकर ये कि सारा का सारा जो बोझ और जिम्मेदारी थी वो सब किस पर आ गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आ गई और उन्होंने उस काम को बहुत खूबी के साथ अंजाम दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए या लिखने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, 60 मुल्कों के। अब देखिए कितना पढ़ते होंगे वो एक ऐसी कम्युनिटी से निकलकर आए थे जिसे महाराष्ट्र में मेहर कम्युनिटी कहते हैं, जो अपने जमाने में आउटकास्ट कहलाते थे, अनटचेबल कहलाते थे, अछूत कहलाते थे। ऐसा आदमी जिसको किताब टच करने की इजाजत नहीं थी, ऐसा आदमी जिसका टीचर ये पसंद नहीं करता था कि वो क्लास में बैठे, ऐसा आदमी जिनको अगर अवार्ड भी दिया जाता था तो ये कोशिश की जाती थी कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा अवार्ड देने वाले के हाथों से टच ना हो जाए। उस आदमी ने अपना लोहा मनवाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए कितना काम किया, ये सब मैं क्यों बता रहा था आपको? ये इज्जत भीमराव अंबेडकर को किस बुनियाद पर मिली? एजुकेशन की बुनियाद पर मिली। उन्होंने अपनी एजुकेशन का लोहा मनवाया और इससे हमें ये पता चलता है कि बेशक ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 लोग जरूर थे, लेकिन उसमें जो मेन रोल प्ले किया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। जो मैं आपको बता रहा था, इसके 11 सेशन हुए। इसके 4 सेशन 1946 में हुए, 4 सेशन 1947 में हुए। पहला सेशन इसका 1946 में 6 दिसंबर में हुआ। उसके बाद चारों सेशन दिसंबर में ही हुए। फिर 4 सेशन 1947 में हुए, फिर एक सेशन 1948, एक 1949, एक 1950। जो लास्ट सेशन था इसका वो 24 नवंबर में हुआ, 24 नवंबर 1950। और 26 नवंबर 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हैंड ओवर कर दिया। यानी कब? जो 26 जनवरी हम मनाते हैं उससे ठीक 2 महीने पहले, ठीक है, 26 नवंबर में उनके हैंड ओवर कर दिया और उसके ठीक 2 महीने बाद को इट केम इनटू इफेक्ट। इट केम इनटू इफेक्ट का मतलब उसको
लागू किया गया, नाफिज किया गया, एनफोर्स किया गया. So all of you got? So in one of my classes yesterday or day before yesterday, I was saying to my students that all should know about our constitution, what salient features or specific attributes or qualities it has, which distinguishes it from other constitution. खास बात ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे किसी कंट्री के आपके ह्यूमन राइट्स लिए गए, किसी में ह्यूमन ड्यूटीज ली गई, किसी कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया गया. तो सभी कंट्रीज के जो 60 कंट्रीज को उन्होंने स्टडी किया, 60 का मतलब 60 कंट्रीज के हर कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें नहीं ली गई, बल्कि कुछ से ली गई, और जिसमें जो बेस्ट चीजें थी, जो बहुत कमेंडेबल चीजें थी, उनको लिया गया. उस सब के बावजूद इस कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती क्या है, इसमें सभी की रियायत रखी गई और इसके अंदर सभी को बराबरी, यानी इसकी खुसूसियत क्या है, इसमें फ्रेटर्निटी है, ब्रदरहुड, भाईचारगी है, इसमें लिबर्टी है, यानी हर एक को क्या हासिल है, आजादी का हक हासिल है, इसमें इक्वालिटी है, हर एक बराबरी और मुसावात का हक हासिल है. ठीक है, तो ये इसके इस कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि इसमें जो नाबराबरी थी, इनइक्वालिटी थी, उसको खत्म कर दिया गया और बराबरी को कायम रखा गया. तो ये इसकी खूबी है. और इसके अंदर बहुत सारी चीजें बनाई गई कि वोट का हक है, एजुकेशन का हक है, ये वाला बर्थ राइट है, वो बर्थ राइट है. इट शुड बी गिवन टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, दिस दैट. Okay, there should not be any distinction. There should not be any discrimination among the people on the basis of their religion, races, and other grounds. Okay, so undoubtedly this is best constitution. This is our duty, our citizen duty or moral duty to protect it. और इसमें लास्ट बात ये है कि इसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश रखी गई है. इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं. कुछ माहिरीन और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इसमें 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं. अमेंडमेंट का मतलब होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है जब जैसा मौका आए और इसमें किसी चेंज की, किसी जो है वो तब्दीली की जरूरत महसूस की जाए, तो उसमें कंसेंसस होता है और एक आपके मुत्तफिका राय होती है. बहुत सारे उसके मेंबर होते हैं. दे ऑल सिट, दे डिस्कस एंड दे डिस्कस अबाउट इट्स प्रोस एंड कॉन्स एंड प्रोस, एंड देन दे थिंक दैट वेदर इट शुड कंटिन्यू और इट शुड बी चेंज. तो उसमें फिर चेंज किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है. और ये इसका बहुत ही फ्लेक्सिबल पार्ट है जो बहुत सारे और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. तो मैं आपको बता सकता कि सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया का है और सबसे शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिका का है. मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे चला गया. मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ, खैर मकदम और इस्तेक़बाल करता हूँ हमारे मेहमान खुसूसी, हमारे चीफ गेस्ट जनाब अहमद रज़ा साहब का, जो इस्लामिया दरभंगा कैंसर हॉस्पिटल है उसके आपके डायरेक्टर साहब हैं. तो वो हमारी दावत पर तशरीफ लाए और लब्बैक कहा, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं. और हम चाहेंगे कि वो कुछ नसीहत वाली बातें हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे कॉलेज के लिए कहें. ठीक है बातें? अच्छा, तो इंशाल्लाह एडमिन मैनेजर साहब जनाब आसिफ नवाब साहब कह रहे हैं कि सर जो है पहले और बच्चों की बात सुनेंगे, फिर अपनी जो है वो मजमूई राय रखेंगे. मैं चाहूँगा कि गुलशन आरा आए और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया. And Dr. Abu Badr Khan explained us very well about Republic Day. Now I would like to call Sarija Section team, my team, come here and tell us.
और मैं कहना चाहूंगी, दिल से न निकलेगी, मन के भी वचन डोल मत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वचन आए। Now I'm going to call our Vice Principal, Dr. Ganesan, to present our speech. Please come on the stage. Respected chief guest, elder attending in charge, and all my teachers, faculty, and my loving friends, I wish you very happy on the day. सभी साथियों को जय भीम, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। या आप जो भी ग्रीटिंग एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नमस्कार हो, चाहे उपस्थित अकाल हो, चाहे वो गुड मॉर्निंग हो, चाहे हमारे अरबे दीन की दुनिया में सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हो। आप तमाम लोगों को इस वर्ल्ड डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हुए मैं डॉक्टर दानिश परवीन, वाइस प्रिंसिपल डीपीएमआई कॉलेज की तरफ से इनकलाबी सलाम। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का एक अच्छा लम्हा हमारे सामने में है। हर कोई जानता है 26 जनवरी के बारे में, और आज हर कोई अपनी आजादी, अपनी गणतंत्र दिवस को
प्रेजेंट करने के लिए हर तरह की मेहनत को सामने करता है और देशभक्ति को साबित करने के लिए कहीं न कहीं से मेहनत करता है। क्या है देशभक्ति? हर कोई जानना चाहता है देशभक्ति क्या है। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे ननिहाल की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता नहीं चला, जिसमें की गई दूधियां चली गई। और आप कहते हैं साहेब बड़ी आसानी से, और आप कहते हैं साहेब बड़ी आसानी से। उनसे पूछिए जिनसे घर की रोटियां चली गई, उनसे पूछिए जिनसे घर की रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पे भेजती है। उसके बाद वो नहीं जानती है कि उसके पास वापस क्या है। या तो कभी भूखियां आती है, या तो कभी सूखियां आती है, या तो कभी आती भी नहीं है कुछ। मैं बहुत अफसोस से इस बात को कह रहा हूँ, जब एक माँ अपने बच्चे को सरहद पे भेजती है तो उसे एक खत लिखवाती है, अस्मा अम्मा ने खत लिखा है, बड़े ही गाँव से पुत्र मत घबराना, एक इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कर जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए, इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए लड़ रहा होता है, बलिदान दे रहा होता है, कुर्बानी दे रहा होता है। तब एक देश को आजाद कराने के लिए हमारे शहीदों ने फांसी तक को नसीब हुआ इस वक्त में। और अफसोस की बात है, इस देशभक्ति को, इस आजादी को आज हम भूल बैठे हैं, हम अपने बलिदानों को भूल बैठे हैं। बल्कि आज के डेट में बलिदान हकीकत में क्या है, इस बलिदान को देखना है। असल बलिदान आज के डेट में हमसे देश कुर्बानी नहीं मांगता, हमसे देश सर कटाने को नहीं मांगता, हमसे देश फांसी पर चढ़ाने को नहीं मांगता। बलिदान आज के डेट में ये है कि हम हमारे विचार से बलिदान असल में ये है कि एक इंसान अगर अपने काम को ईमानदारी से करे, एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करे, एक टीचर अपनी बच्चों के साथ कैसे पढ़ाए उसे ईमानदारी से करे, तो इससे बड़ा ईमानदारी और इससे बड़ा स्वतंत्रता आज के देश में कुछ नहीं होता। देशभक्ति क्या है? देशभक्ति क्या बताइए? देशभक्ति आप इस बात को समझते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप की डीपी पे स्टेटस लगा देने से, तीन तिरंगा को फहरा देने से देशभक्ति साबित होती है? ये देशभक्ति नहीं है। अगर ये देशभक्ति है तो फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे से पूछिए जो अपनी पेट की भूख की शिद्दत की वजह से तिरंगा हाथ में लेकर बेचता है, क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं। उससे पूछिए, उससे जानने की कोशिश कीजिए जो आज फुटपाथ के बाद सिंगल पर अपने पैर में सर लगा करके खड़ा रहता है अपनी तिरंगा साबित नहीं करने के लिए, क्योंकि ये उसकी भूख की शक्ति है, ये उसके भूख की शक्ति है, ये उसकी मानसिक शक्ति है, जिस वजह से वो देश की मजबूरी हालात को देखता है। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे हैं वो दीवालों को जानते हैं। डॉक्टर दानिश ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया। Now I am going to call one of the students of GKMI, Abdul Ghani, to present her preparation. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हमारे सभी टीचर, सभी बड़े महोदय को मेरी तरफ से इस्तकबाल। मैं सबसे पहली बात स्टेज पर कुछ शेर व शायरी कर रहा हूँ, अगर कुछ गलती हो तो आपसे माफ़ी का तलब कर रहा हूँ। ये मैंने खुद से लिखा है। ये देश है मेरा, ये देश है मेरा, तुम भी बोलो मैं भी बोलूं, ये देश है मेरा, ये देश है मेरा। जिसको सोने की चिड़िया कहता है जमाना तेरा, वो देश है मेरा, वो देश है मेरा। जिसमें बसता है घर तेरा और मेरा, ये देश है मेरा, ये देश है मेरा। मुझको गैर समझने वालों सुन लो या फिर पढ़ लो, मुझको गैर समझने वालों सुन लो या फिर पढ़ लो, इस मुल्क की खातिर कुर्बान हुए हैं हम, आखिर क्या क्या सुन पाओगे या फिर पढ़ पाओगे। इस मुल्क की आज़ादी में ज्यादा खून बहा है मेरा, ये देश है मेरा, ये देश है मेरा।
तुम भी बोलो मैं भी बोलूं, ये देश है मेरा, ये देश है मेरा। ताजमहल पर नाच करता है जमाना तेरा, ये देश है मेरा, ये देश है मेरा। कुतुब मीनार हो या फिर हो लाल किला, कुतुब मीनार हो या फिर हो लाल किला, थोड़ा थोड़ा छोड़ो सारा का सारा है मेरा, ये देश है मेरा, ये देश है मेरा। सच बोलने से डरता क्यों है कुर्बानी, सब है तेरा का तेरा, ये देश है मेरा, ये देश है मेरा। थैंक यू। बहुत ही शानदार अंदाज में उन्होंने अपनी बातों को पेश किया, बहुत ही शानदार उन्होंने बोला। और मैं भी कहना चाहूंगी I would like to call Mr. Dr. Rajesh, our newly teacher, to present a speech. Good morning, हमारे district and हमारे teachers and dear students. मैं आप लोगों को इस रिकवरी डे पे अपने जो पैरामेडिकल कोर्सेज करे उसके बारे में कुछ शब्द बताऊंगा। जैसे कि आप लोग सभी को मालूम है हमारे इंस्टीट्यूट है वो पैरामेडिकल कोर्सेज रन करवाता है, उसके बारे में कुछ मैं आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते क्या हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या फ्यूचर्स हैं, क्या जॉब मिलती है। जस्ट क्वेश्चन आप लोग को मैं दूंगा। तो पैरामेडिकल क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पैरामेडिकल कोर्स में स्टडी करते हैं। तो पारा वर्ड जो होता है वो एक पारा का मेन होता मकसद होता है वो होता है एक सहायक। मींस क्या, पैरामेडिकल का मतलब है सहायक। एक पैरामेडिकल स्टाफ होता है सहायक के तौर पे डॉक्टर्स के साथ, एक डॉक्टर्स के साथ सहायक के तौर पे हेल्प करते हैं। और जो बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसको बहुत बड़ा योगदान जिम्मेदारी मानी जाती है पैरामेडिकल की, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी नर्सिंग होम, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी हॉस्पिटल चलाने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत, बिना पैरामेडिकल स्टाफ के हम लोग कोई भी हॉस्पिटल को रन नहीं कर सकते हैं, किसी भी नर्सिंग होम को रन नहीं कर सकते। बिकॉज अगर पैरामेडिकल नहीं होंगे तो हम लोग हॉस्पिटल्स के अंदर कोई भी सर्जरी या कोई भी ऐसा वर्क नहीं कर सकते जो कि सिर्फ डॉक्टर चाहे अकेला में कर वो नहीं। तो इसलिए आजकल आप लोग वैसे भी देख रहे हैं इतनी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है हमारी कोरोना में, और उसमें जो है पैरामेडिकल स्टाफ की इतनी रिक्वायरमेंट हो गई, इतनी रिक्वायरमेंट हुई है। आप लोग अच्छी से भली बात जानते होंगे कि हमारे पैरामेडिकल्स में क्या फ्यूचर है। क्योंकि देखिए सपना तो हर इंसान का हाई होता है। स्टार्टिंग में जब हम लोग 12th पास होते हैं या जो भी स्टूडेंट पास होते हैं उनके बहुत सारे सपने होते हैं, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, डिफरेंट सपने होते हैं। बट क्या होता है जब हम वो सपना को अचीव नहीं कर पाते तो लाइक जैसे कि वो नीट का क्वालिफाई करना है, उनको डॉक्टर्स बनना है और वो कभी किसी कारण वो कंप्लीट नहीं कर पाते, उनका सपना टूटना नहीं चाहिए। तो उसके लिए एक पैरामेडिकल रास्ता है जो उस फील्ड में जाने के लिए हम लोग को एक रास्ता दिखाता है, ताकि हम लोग क्या करें किसी इंस्टीट्यूशन या किसी यूनिवर्सिटी से हम पैरामेडिकल कोर्स करके उस लाइन में जा सकें, ताकि हमारा करियर स्पॉइल ना हो, करियर हमारा खराब ना हो। तो पैरामेडिकल जो है आप लोग करके बहुत ब्राइट फ्यूचर्स है। लाइक हमारे अलग अलग फील्ड्स में पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। लाइक आप लोग जानते हैं जैसे कि बिना पैरामेडिकल, देखिए बिना सहायक, बिना हेल्पिंग के कोई भी ऑपरेशन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऑपरेशन थिएटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बिना ऑपरेशन टेक्नीशियंस की कोई ऑपरेशन की सर्जरी नहीं हो सकती। बिकॉज
एक पैरामेडिकल स्टाफ तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को संभाल के रखते हैं। एक लैबोरेटरी कंडीशंस के बिना जांच के कोई सर्जरी भी नहीं होती, कोई भी क्रिटिकल जो भी डिजीज होती है उसका केयर नहीं होता है, डायग्नोसिस नहीं होता है। इसलिए पैरामेडिकल तो आज हम कह सकते हैं एक बैकबोन, यानी हमारी बैकबोन की तरह काम करते हैं। बिना पैरामेडिकल स्टाफ से कोई भी कोई भी नर्सिंग होम, कोई हॉस्पिटल या कोई भी ऐसी सर्जरी नहीं होती जिसके बिना पैरामेडिकल के रन कर सकते। तो पैरामेडिकल कोर्स का ब्राइट, और हमारे इंडिया में एकदम 10 कंट्रीज में बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। तो पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद बहुत सारे बच्चों की सैलरीज की बात करते हैं तो सैलरीज भी बहुत अच्छी मिलती है। इवन हमारे इंडिया में भी सैलरी है, बट 10 कंट्रीज में और भी ज्यादा स्कोप है हमारे पैरामेडिकल्स के। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहूँगा क्योंकि हमारा अगला प्रोग्राम भी है और आगे डिस्ट्रिक्ट बच्चे भी इसी के साथ मैं अपनी स्पीच को बताऊँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Mr. Rajesh to present Kavita. Please come on the stage. Good morning to all of you, our respected teachers, our vice principals, and our central head. Myself Rajesh Kumar, and I would like to say a little story of our Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. उनकी कविता है जो बहुत ज़्यादा फेमस थी और कई सारे लोग आज भी सुनाते रहते हैं। मैं उन्हीं को दोहराना चाहता हूँ। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राजपुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। कन्याकुमारी इसके चरण है और सागर इसके पग को पकड़ता है। ये बंधन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी इस गंगा में बहती हमारी अस्थियों को कोई अगर कान लगा के सुनेगा तो उसमें से केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। Thank you, Rajesh. And after that, I would also like to say that जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापे हैं मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापे हैं मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। And after that, at last, I would like to call Ahmed Raza Sahab to present some words for us, a precious word for us. Please come on this. आज का दिन हमारे लिए हर साल आता है और मैं उसकी वजह अपने दिल में समझता हूँ। ये दिन हमारे लिए याददाश्त के लिए आता है। हर साल हमें इस बात की याददाश्त दिलाता है कि आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है और आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के वचनबद्ध हैं। हिंदी वर्ड में इसलिए यूज करता हूँ कभी कभी कि वो सभी जो मानी देता है, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मुझे एक्सप्रेस करनी है, और उसी के हिसाब से आपको लाइफ लीड करना चाहिए। तभी आपका जो हर स्टेप, चाहे आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी हो, आपकी घर की जिंदगी हो, आपके आसपास पड़ोस मोहल्ले, स्टेट और मुल्क की जिंदगी हो, सब जिंदगी के लिए एक सिद्धांत जिसे कहते हैं
बात की याद दिलाता है कि आपका एक संविधान है, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ आपकी अकाउंटेबिलिटी है, कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ आपके राइट्स हैं और आपको उसका पालन करना है। अगर आप बेटर लाइफ चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, आप इंटरनेशनल फोरम पे अपना एक स्टेटस, अपना एक मकाम चाहते हैं, तो ये लाजिम है कि आप उस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को मान के अपनी लाइफ लीड करें। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं हर साल के इस प्रोग्राम से ये समझता हूँ। अब आज इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि 26 जनवरी हम लोग छोटे पैमाने में मना रहे हैं, क्योंकि मैं सारी जिंदगी दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली के 26 जनवरी को देखा है हमने, और वहाँ पर जाहिर है कि बड़ा शहर है, बड़े इनाम हैं, हर गली प्रोग्राम रहता है, लेकिन सबके पीछे जो एम है वो यही है, इन सब के पीछे जो एम है वो ये है कि हम किसी चीज को रिमाइंड करें। जैसे हमने सुबह उठना रहता, हमें अलार्म लगा, इसलिए कि हमें वो चीज रिमाइंड करें। कुछ तरह एक तरह का कि हमारा हर साल का एक रिमाइंडर है, और ये ईयर जो है 73rd ईयर है हमारा रिपब्लिक डे का। जैसा कि अभी आपको डिटेल्स बताई गई कि 26 जनवरी 1951 को ये कॉन्स्टिट्यूशन इंफोर्स हुआ था, और बाकी डिटेल्स कैसे बनना, क्या है, उसमें क्या तब्दीलियाँ आई, ये आपके सामने वक्त ज़रूरत के हिसाब से तब्दीलियाँ आती रहती। तो हमें इस बात का आज के दिन हर साल हमें अहद करना चाहिए, एक द बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी लाइफ इसके हिसाब से की करें, और इसको हम सारी जिंदगी इसको बचा के, इसको मेंटेन करके रखेंगे, और इसी के हिसाब से हम अपनी लाइफ। अभी आप लोगों ने एक नज़म पढ़ी, हिंदुस्तान हमारा सबसे अच्छा मुल्क है। हकीकत ये है, मैं दुआ करता हूँ आप दूसरे ममालिक में जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आप उनकी आबो हवा, उनके इखलाक, उनके मिलने वाले आपस के रिलेशंस, उनके बाजार, उनके मार्केट, उनके कोर्ट्स, उनकी स्कूल, उनके कॉलेज देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदुस्तान हमारा सबसे अच्छा है। यकीनन जब आप कहीं और दूसरों को देखेंगे तो आपको कंपैरिजन करने को मिलेगा कि हम कहीं लैग भी कर रहे हैं। तो जो चीज आप कंपेयर करेंगे, जो चीज आप देखेंगे कि जहां हम लैग कर रहे हैं उसको आप आगे उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके तरीके मालूम होंगे। इन तमाम बातों में जो मेरी लाइफ है वो ये समझती है आदमी को इंडिविजुअल का कद ऊंचा करना चाहिए। कद ऊंचे से मुराद मेरी ये है कि आपकी अपने अंदर एक पर्सनालिटी ऐसी डेवलप करनी चाहिए। मैं अपने नौजवान बच्चों से खिताब कर रहा हूँ, और जहाँ तक मुझे में आता है कि आज हमारे बिहार में बेशतर आबादी जो है वो यंग है, 25 और उससे बड़े के बच्चे। आपको इंडिविजुअल लेवल पर अपना कद बढ़ाना है ताकि दो आदमी आपकी बात सुने। एक रोड पे चलते हुए आदमी को कोई लाके यहाँ नहीं खड़ा करता कुछ कहने के लिए, कुछ सुनने के लिए। तो आपको इस लायक बनना है कि कल हो करके कोई आपको ले जाए, या आप जिस जगह खड़े हो जाए वहां पर 10 आदमी आपके इर्द गिर्द खड़ा हो जाए, बात आपके सुनने के लिए। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपना कद बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय इसके कि आप ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें। मैंने देखा है हमारे दरभंगे में जगह पर जगह स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मदरसे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल कॉलेज है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो चीज मैं आपकी तवज्जो के लिए आपको एड्रेस कर रहा हूँ, जो चीज मिस करती है मेरी निगाह में वो ये है कि हम उस पर अध्ययन नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते अपनी बात पर, अपने लिखने पर, अपने पढ़ने पर। जो लोग गौर व फिक्र नहीं करते वो 95% लोग
5% वो लोग होते हैं जो पढ़ते हैं उस पर गौर फिक्र करते हैं, तदब्बर करते हैं। कुरान आपका आप उससे बेशतर लोग मुसलमान हैं यहाँ पे, आपको बताओ अल्लाह ताला कहता है कि अफला ला तदब्बरून, क्या तुम उस पर तदब्बर नहीं करते? कुरान की अहमियत है। और अगर मैं बीच में ये बात बताऊं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं या ये जो ज़ाब्ते लिखे जाते हैं, क़वानीन हैं, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को अपनी जब इंसान को पैदा किया तो उसको इल्म का जरिया बनाया और फिर आपके लिए क़वानीन नाम की जो आसमानी किताबें हैं, किताबें नहीं एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जितनी भी आसमानी किताबों का रिलीजन उसका आप नाम सुना है, वो उस रिलीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा इस स्टेटस है। और दुनिया ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं उसकी कॉपी जिंदगी में इंसान बाय नेचर इंसान जो है जमीयत में सोसाइटी में रहता है और सोसाइटी में रहने के लिए किसी कानून की जरूरत